हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। तो पहले आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा समझना होगा, है ना। ये इसमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है और इसके बाद हम लोग करेंगे रोटेशन मोशन। तो बच्चों ध्यान से देखना, अभी तक जो हम लोगों ने किया है वर्क एनर्जी पावर में, उसमें हमें किसी पर्टिकुलर बॉडी पे हम लोगों को मास से मतलब हुआ करता था, लेकिन क्या शेप है उसकी, पार्टिकल की मास की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे मतलब नहीं होता था। ठीक है बच्चों, लेकिन इस बार मतलब होगा कि कौन सा पार्टिकल कहाँ सिचुएटेड है, अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं तो किसका मास लेना है और कैसे लेना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोग करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों, सेंटर ऑफ मास करने वाले हैं। दिख रहा है आपको सही से? थोड़ा सा सीटिंग की जरूरत है। यस, तो सेंटर ऑफ मास है बच्चों। इसमें आप ध्यान से देखना, हमारे पास अगर कोई पार्टिकल है जिसकी मास m1 है और इसकी कुछ कोऑर्डिनेट डिफाइंड है x1 y1। सिमिलरली मास अगर m2 है और कोऑर्डिनेट है x2 y2, मास m3 है तो इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, एंड वी हैव सो मेनी पार्टिकल्स, राइट। तो बच्चों ये जो पूरा पार्टिकल सिस्टम है, इसे हम लोग पहले एक्सिस में डाल देते हैं। सपोज मैंने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में डाल दिया, तो यहां पर पूरे सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर पूरे सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, है ना। उस पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास, द पॉइंट एट विच द इंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। मान लेते हैं वो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे होगा ऐसा। उसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे? तो यहां पे जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा x वाला भी और y वाला भी। तो एक सेंटर ऑफ मास हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ये समेशन ऑफ mi(xi) अपॉन समेशन ऑफ mi। मतलब इसको समेशन को अगर मैं खोल दूं पूरा, तो मुझे क्या मिलने वाला है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 एंड सो ऑन mn(xn) whole divided by mass, summation of the mass, that is m1 plus m2 plus dot 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 चलता रहेगा mn। Similarly we can show y coordinate also, m1 y1 plus m2 y2 plus dot 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 mn yn whole divided by m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। ठीक है, ये xy कोऑर्डिनेट हम लोगों ने इसको खोल दिया। ये तो होगा इस पार्टिकल की बात। हमारे पास कोई बॉडी, डिफाइंड बॉडी भी हो सकता है, कोई सर्कल हो सकता है, कोई रॉड हो सकता है, कोई स्फीयर हो सकता है। तो सबका सेंटर ऑफ मास वी कैन फाइंड इट आउट वन बाय वन। इसमें हम लोग वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज this entire system of particles is moving. Suppose particle 1 मूव कर रहा होगा towards x axis with velocity 1, तो velocity 1x नाम दे दिया हमने, राइट। कहने का मतलब यह है कि पार्टिकल अगर m1 है, इसकी वेलोसिटी है v1x towards x axis। दूसरी पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी है तो v2x towards x axis। So we have so many point masses ना। अगर हम nth पॉइंट की बात करें तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे, vnx। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल टुवर्ड्स x एक्सिस। ओके बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस में क्या लिखूंगा, m1 v1x प्लस m2 v2x एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा पूरे nth पार्टिकल तक, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। सिमिलरली हम लोग y एक्सिस के लिए भी लिख सकते हैं। इसमें अब क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी जानना जरूरी है। क्या हमने लिख तो लिया है
क्वेश्चन क्या आएगा और कैसे आएगा। इसमें मैं दो पार्टिकल का लेके आपको बता रहा हूं। सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है मास m1, दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी v1 टुवर्ड्स राइट। दूसरा पार्टिकल है, मान लो ऐसे आ रहा होगा, जस्ट अपोजिट टू दिस, मास m2। हमें बोला जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करो। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस माइनस ऑफ m2 v2, क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है, v1 इज टुवर्ड्स राइट, v2 इज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हमारे को पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। सिंस वी आर डीलिंग विद द वेलोसिटी वेक्टर, तो हमारे को साइन भी देना पड़ेगा। अगर मैं इधर पॉजिटिव लेता हूं तो ऑब्वियसली इधर वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। यहां पे और भी कोई मास और वेलोसिटी होगा तो मैं ऐड करता जाऊंगा। अगर इस तरफ वाला होगा तो पॉजिटिव लेंगे, इस तरफ वाला होगा तो नेगेटिव लेंगे, राइट। तो हम एक्सिस चूज करना, डायरेक्शन चूज करना, प्लस माइनस साइन देना हमारे ऊपर है। आप इसका उल्टा भी ले सकते हो। अगर ये आप लेते हो पॉजिटिव तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये दो पार्टिकल के लिए मैंने बताया, 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल के लिए एग्जाम में आ सकते हैं। तो बच्चे इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताऊंगा। अब एक केस है हमारे पास, देयर आर 4 पॉइंट मासेस m1 m2 m3 m4 और हमारे को बोला गया है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो सबसे पहले बच्चों, अगर हमारे को एक्सिस गिवन नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गिवन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सिस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसे ही एक्स एक्सिस ले लिया और इसे ही वाई एक्सिस ले लिया, ऐसा, ये वाला, ठीक है। सबसे आसान तरीका होता है कि उसी बॉडी में आप एक्सिस खोज लो, बहुत ही आसान तरीका होता है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। एक्सिस को डिफाइन करने के बाद आप उस पर कोऑर्डिनेट मार्क कर दो। 10th क्लास में हम लोगों ने सीखा हुआ है हाउ टू राइट द कोऑर्डिनेट, है ना, मैथ्स में। ये एक स्क्वायर है, इसकी लेंथ दी गई है L L L L, ऐसा। तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, L, 0। यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस L है, तो ये x वाला कोऑर्डिनेट हो गया। ये डिस्टेंस कितना y है, मींस L है, ये भी L, L हो गया, ठीक है बच्चों। तो मैं मान के चल रहा हूं कि कोऑर्डिनेट आपको डिनोट करने आता है। m3 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, L होगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा x सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट, m4 ओरिजिन पे है, तो क्या लिखूंगा मैं, m4 इंटू 0। m1 का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है, l, क्योंकि मैं अभी x की बात करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, m1 इंटू l प्लस m2 इंटू l प्लस m3 इंटू 0, x कोऑर्डिनेट इसका 0, होल डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिमिलरली आई कैन फाइंड y कोऑर्डिनेट। m4 के लिए तो x y दोनों ही 0 है, तो मैं क्या लिखूंगा, m4 इंटू 0। m1 के y कोऑर्डिनेट 0 है, सो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू l प्लस m3 इंटू l होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, है ना बच्चों, इजी है बहुत। तो सबसे अच्छा तरीका एक्सिस को चूज करना, राइट। एक ट्रायंगल का करके देख लेते हैं। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा पॉइंट मास यहां लगाएंगे। ये m1 m2 m3 m4 मैंने अलग अलग नाम दिए हैं, तो आप लोग यहां पे कुछ भी हो सकता है, राइट, m2 m3 m4 m एनीथिंग। सपोज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया मेरे को, ऐसा, सबकी मास है m m m। नाउ वी आर आस्क्ड
टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। कैसे करेंगे? यहां भी हम लोग पहले एक्सिस को चूज कर लेंगे। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ये तो ओरिजिन हो गया 0, 0। और यहां जो मास है इसके लिए क्या लिखेंगे? एक्स वाला L हो गया, वाई वाला 0 हो गया। सिमिलरली अब मुझे यहां की हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, तो ये किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर मैं ये डिस्टेंस ले रहा हूं टॉप वाली, तो ये होता है L/2। तो x कोऑर्डिनेट तो L/2 हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या करेंगे? यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना, तो 50-50 में डिवाइड होता है। हम लोग यहां से पाइथागोरस लगा लेंगे और क्या फाइंड कर लेंगे? ये हाइट फाइंड कर लेंगे। तो यहां से पाइथागोरस अगर मैं लगाऊं, हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ना। मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं। दिस इज योर L, दिस इज योर L/2, और ये मुझे नहीं पता, इसका नाम y दे दो। अब यहां पे लगा लो पाइथागोरस। बचपन से पढ़ते आए ना, 9-10 में खूब किया हमने पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? L² इज इक्वल टू y² प्लस L²/4। दैट मीन्स L² माइनस L²/4, और यू कैन से √3L/2। तो ये मेरे को y वाला मिल गया √3L/2। ठीक है बच्चों, अब मैं फाइंड करने वाला हूं x और y। कोऑर्डिनेट सबका मैंने डिफाइन कर दिया है। अब तो इजी हो गया बच्चों, तो कोई भी कर लेगा। ये तो ओरिजिन है, तो m/0, दूसरा वाला मास m/L, तीसरा वाला मास m/L/2 एंड m। सारे मास तो डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। ये हो गया 3m। y सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे? m/0, दूसरा वाला m/0, तीसरा वाला m/√3L/2 और डिवाइड बाय 3m। हो गया। इसको नोट डाउन करो बच्चों, इसके आगे मैं बताने वाला हूं। बच्चों अभी हम लोग एक फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है कि किसी भी टू पार्टिकल सिस्टम के लिए उसका जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो आता कैसे है। ठीक है बच्चों, हमने क्वेश्चंस कर लिया। कैसे करना है क्वेश्चंस को तो हमने देख लिया है, लेकिन डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हमारे को आनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास कोई दो पार्टिकल है m1 और m2। इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 वेक्टर है, पॉइंट मास m1 के लिए। r2 वेक्टर है ये, और ये हमारे पास है r वेक्टर। डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, अब मान लो यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F1 पार्टिकल 1 पे और F2 पार्टिकल 2 पे। एक्सटर्नल फोर्स है ये, और मान लेते हैं कुछ इंटरनल फोर्स भी होगा। इंटरनल फोर्स जो होता है वो एक दूसरे पे लगाते रहते हैं वो, यानी कि अगर मैं बात करूं कि M2 इज एक्सर्टिंग सम इंटरनल फोर्स, तो कैसे लगाएगा इंटरनल फोर्स? ऐसा कुछ F12 फोर्स ऑन वन पार्टिकल ड्यू टू द सेकंड पार्टिकल। सो F12 वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली F21 वेक्टर लिख सकते हैं, फोर्स ऑन सेकंड मास ड्यू टू द फर्स्ट मास। ठीक है, तो इसके लिए इसका सेंटर ऑफ मास, एक्चुअली ये लाइन से ड्रॉ किया है मैंने दिखाने के लिए, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे लाई करेगा। दैट वी हैव टू डिराइव। आता कैसे है वो? तो बच्चों हम लोगों ने कैलकुलस में काफी पहले कर चुके हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dr1/dt, ऐसा कर चुके हैं ना।
मतलब dx by dt वेलोसिटी, dy by dt वेलोसिटी, ऐसा। तो पोजीशन ही तो है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं। सिमिलरली वेलोसिटी 2, तो मैं क्या लिखूंगा, dr2 वेक्टर अपॉन dt, सीधी सी बात है। अब अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये हम देख चुके हैं, dp by dt, क्या देख चुके हैं हम लोग, dp by dt इज इक्वल टू फोर्स, ये देख चुके हैं हम लोग। तो अगर मैं पार्टिकल 1 की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं dp1 by dt, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज इक्वल टू फोर्स टोटल, और ये फोर्स टोटल क्या होगा, इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स, दोनों का सम। सिमिलरली अगर मैं पार्टिकल 2 की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब इंटरनल फोर्सेस जो है हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, दैट मीन्स आई कैन राइट F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू 0, और वी कैन से माइनस ऑफ F21 वेक्टर, दिस वन। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इनको ऐड कर देते हैं ताकि पूरे सिस्टम का मोमेंटम आ जाए, तो ऐड कर देते हैं, dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt, f1 वेक्टर प्लस f12 वेक्टर, f2 वेक्टर प्लस f21 वेक्टर, दिस वन। तो हमें पता है कि ये सम ऑफ द फोर्सेस है वो 0 है, तो इन दोनों का सम कैपिटल F21 और F12 0 होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं लिख सकता हूं dp1। अब dp1 को मैं क्या लिख सकता हूं, dp1 by dt को मैं क्या लिख सकता हूं, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, यही तो मोमेंटम है ना। तो आप लोग पहले यहां पे कॉपी कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। तो एक्चुअली मैं इसको मिटा दूं, मैं अभी हटा दूंगा, इरेज कर दूंगा, इसीलिए मैंने बोला कॉपी कर लो। तो d by dt अगर मैं कॉमन ले लूं तो मैं क्या लिखूंगा, मोमेंटम 1 प्लस मोमेंटम 2, दैट इज f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर, और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, d by dt p1 मीन्स m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर, दिस इज f1 प्लस F2, दिस वन। और v1 को क्या लिख सकते हैं वापस, ये। ठीक है बच्चों, d by dt m1 dr1 dt प्लस m2 dr2 वेक्टर अपॉन dt, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर है। तो ये d by dt मैं फिर से बाहर ले सकता हूं, यहाँ d by dt it will come out, so I am getting d square dt m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। अब मैं क्या करने वाला हूं कि टोटल यहां मैं m1 प्लस m2 से डिवाइड कर रहा हूं और यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एंड दिस कम्स आउट टू बी टोटल, इन दोनों फोर्स का सम मैं लिख रहा हूं F टोटल, ऐसा। तो बेसिकली F टोटल जो होता है वो क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये पूरा चीज मेरा एक्सेलरेशन ही तो है, दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो मैं अब लिखूंगा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखने वाला हूं। So acceleration is coming out to be this one only, d square dt upon m1 r1 vector, m2 r2 vector upon m1 plus m2। तो बच्चों आप फिर से याद करो, हम लोग जो लिखते थे ना वेलोसिटी
dx by dt। इसी को अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन ही तो मिलेगा। दैट मीन्स आई हैव टू अप्लाई d by dt टू बोथ द साइड्स। ऐसा ध्यान से देखना बच्चों। तो ये मुझे क्या मिल गया? dv by dt। जिसको पता है वो तो समझ गए होंगे, जिसको नहीं पता है भाई ये कैसे हुआ एक्सेलरेशन, उसके लिए है ये। देखो यहाँ d by dt है, यहाँ dx by dt है, तो dd ये तो d स्क्वायर हो जाएगा, d स्क्वायर x अपॉन dt का स्क्वायर। और ये dv by dt का एक्सेलरेशन ही तो है, d स्क्वायर x अपॉन dt का स्क्वायर। सो वी कैन राइट द एक्सेलरेशन लाइक दिस आल्सो। ये सेकंड उसको कह सकते हैं, दूसरा रूप है ये। dv by dt को ये लिख दिया और d स्क्वायर x by dt स्क्वायर है, ये भी एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। बहुत बच्चे इसको मिस हो गया होगा, तो आप देख सकते हो। तो जब एक्सेलरेशन होता है तो उसके टाइम ये क्या होता है? दिस इज योर पोजीशन ओनली, यानी कि d स्क्वायर और dt के बाद जो भी चीज आ गया वो क्या आ गया? पोजीशन आ गया। तो मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं d स्क्वायर बाय dt इंटू आर वेक्टर, ऐसा। दैट मीन्स r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो आ गया हमारे पास m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो 2 पॉइंट मास के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए ये आपको डेरिवेशन स्कूल में आ सकता है बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लो। ये जो r वेक्टर है वो हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे। दिस इज द सेंटर ऑफ मास, cm लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ध्यान से नोट डाउन करना। इन केस ऑफ डाउट कमेंट सेक्शन में आप जाओ और मुझे बताओ क्या डाउट है। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। बहुत बच्चे लोग बोलते हैं शेयर क्यों करें, अगला सीख जाएगा, ज्यादा मार्क्स ले आएंगे। कोई बात नहीं, ज्यादा मार्क्स वही लाता है जो इसको प्रैक्टिस करेगा, सिर्फ शेयर करने से नहीं होता है, राइट। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो आपके फुल आएंगे। बाकी जो शेयर किया है वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनको लगेगा अब तो सीख लिया, हो गया। लेकिन जब तक इसको पेन डाउन नहीं करोगे, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप नहीं सीख पाओगे, है ना। पहली बार में कोई नहीं सीख पाता है, आपको प्रैक्टिस आपको सिखाएगा। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन।